वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमालिया का पहला फाइलम जो कि है फाइलम पोडीफेरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करना था, जिसमें 5 किंगडम होते थे। पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा था किंगडम फंगी, चौथा था किंगडम प्लांटी और फिर था किंगडम एनिमालिया। तो हमने किंगडम प्लांटी तक सारी बातें कर ली थी। किंगडम सबसे पहले हमने मोनेरा के बारे में बात की जो कि यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स का किंगडम था। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जो कि यूनिसेलुलर यूकार्योट्स का किंगडम था। फिर हमने किंगडम फंगी की बात की जिसके अंदर में प्लांट लाइक स्पीसीज पाए जाते थे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं था और कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। फिर हमने किंगडम प्लांटी की बात की जिसके अंदर में मल्टी सेलुलर यूकार्योटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले स्पीसीज थे जिनका सेलवाल सेलुलोज का बना हुआ था। और उसके अंदर में हमने 5 डिविजन्स पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर से किंगडम एनिमालिया के बारे में बात करनी शुरू की। तो आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया है। जो पहला लेक्चर था किंगडम एनिमालिया का, जो कि आपके लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 13 था, वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। वो स्टडी करना अत्यंत आवश्यक है। वो लेक्चर अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप पक्का देखिए ही देखिए, क्योंकि बिना उस लेक्चर को किए हुए आप कोई भी फाइलम पढ़ने जाओगे आपको प्रॉब्लम्स होंगी। उस लेक्चर में मैंने वो सारी बातें बताई हैं जिनके बेसिस पर किंगडम एनिमालिया को 11 फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया। देखिए जो किंगडम एनिमालिया है वो मोस्ट बायोडाइवर्स किंगडम है, यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है किनके अंदर? किंगडम एनिमालिया के अंदर। तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स है। और जब इतना ज़्यादा बायोडाइवर्स है, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज इनके अंदर हैं, इनके क्लासिफिकेशन का तो कुछ तो बेसिस होगा। तो वो बेसिस सारी की सारी बातें बताई गई हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आई होप आपने वो लेक्चर बड़े ध्यान से देखा होगा, सारी बातें समझ में आएंगी होंगी। अगर उस लेक्चर में कोई डॉट है तो आप पहले उस डॉट को क्लियर कर लीजिए, तभी आप लेक्चर फॉरवर्ड आगे कीजिए, तभी इस लेक्चर को आगे देखिए। और एक और बात, एक इंस्ट्रक्शन देना था आप लोगों को कि देखिए आज तक आप लोग जो पढ़ रहे थे, जो मैं पढ़ा रहा था, उसमें क्या होता था, आप पहले नोट बनाते थे। मैं भी इस बात को बोलता था कि आप पहले नोट बना लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, लेक्चर को देखिए। मैं ये बोला करता था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ आपसे, ऐसा मत कीजिए। आप पहले लेक्चर को देखिए, लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए। नोट क्या है नहीं है उसको भी कुछ नहीं देखना है, पहले आप लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो लेक्चर को पूरा समझने के बाद आप उसके बाद क्या करोगे, तो नोट लिखने बैठोगे। जब नोट बनाने आप बैठोगे तो आपको होगा क्या, हो सकता है अगर आप समझ गए होंगे तो नोट लिखते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप नोट लिखते वक्त कंफ्यूजन होगा, मीन्स आपको समझने में दिक्कत रह गया, तो आप फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो आपका पूरा एक ही बार में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप अभी जो है पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, नोट उसके बाद बनाइएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं फाइलम पोडीफेरा। देखिए एनिमल किंगडम के अंदर हमें टोटल 11 फाइलम्स के बारे में स्टडी करनी है। टोटल 11 फाइलम्स हमें पढ़ना है। जो पहला फाइलम है वो है पोडीफेरा, दूसरा है सिलिंट्राटा, तीसरा है टिनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेलमिन्थिस, पांचवा है एस्केलमिन्थिस, छठा है ऑर्थोपोडा, छठा है एनालिडा, सातवां है ऑर्थोपोडा, आठवां है इकाइनोडर्माटा, आठवां है आपका मोलस्का, नौवां है आपका इकाइनोडर्माटा, 10वां है आपका हेमिकोडाटा एंड 11वां है आपका कोडाटा। ये याद रखिएगा, दिस इज द 11 फाइलम जिसे हमें स्टडी करना है। समझ गए क्या क्या? पोडीफेरा, सिलिंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलिमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। दीज आर द 11 फाइलम्स जिसे हमें स्टडी करना है। हम बारी बारी से सभी फाइलम्स स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे सारी बातें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक ही बात है, आपने इससे जो प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 13 था, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसको आपने कंप्लीटली देखा हुआ हो। बस वो अगर आपने कंप्लीटली देखा है, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ईजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा मेमोरी का खेल है, यहाँ पे याद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोडीफेरा। देखिए कोई भी फाइलम है उसका जो नाम है,
जैसे पोडीफेरा सुनते हो आप, सिलिंट्राटा सुनते हो, टिनोफोरा सुनते हो, ऑर्थोपोडा सुनते हो, मोलस्का सुनते हो। ये जो नाम है, इन नाम के पीछे कुछ ना कुछ कॉज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया, समझ गए ना। इनके पीछे कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उस फाइलम के किसी मेंबर का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे कंसीडर करके वो नाम रखा गया। जैसे ऑर्थोपोडा का नाम ऑर्थोपोडा इसलिए है क्योंकि उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके ब्रेकिंग लेग्स हैं, समझ गए ना। ठीक उसी तरह जो पोडीफेरा है, वो नाम क्यों आया, पोडीफेरा ही क्यों रखा गया इस फाइलम का नाम। तो फाइलम पोडीफेरा का नाम पोडीफेरा इसलिए है क्योंकि इस फाइलम के अंदर जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके बॉडी के ऊपर पोर्स हैं। उनके बॉडी के ऊपर क्या है, पोर्स हैं, यानी पोर्स मतलब छेद हैं, छिद्र हैं। जैसे आपने कभी जीवन में अगर स्पंज देखा हो, स्पंज फोम जिसे कहते हैं हम, स्पंज जो कि गद्दा बनाने के लिए या नहीं तो आप साइकिल के सीट में या मोटरसाइकिल के सीट में लगा रहता है फोम, जिसे हम स्पंज कहते हैं। तो स्पंज में क्या होती है, स्पंज में पोर्स होती है, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ठीक वैसा ही जो पोडीफेरा के किंगडम के, पोडीफेरा फाइलम के जो स्पीसीज हैं, उनके बॉडी के ऊपर पोर्स है। क्या है, पोर्स है। तो पोर्स होने की वजह से, चूंकि इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स है, इसीलिए इन्हें पोडीफेरा कहा जाता है। देखिए नाम पोर्स एंड पोडीफेरा। पोर्स, पोडीफेरा का मतलब ही हुआ पोड बियरिंग एनिमल्स। पोडीफेरा के अंदर वही एनिमल्स पाए जाएंगे जिनके बॉडी के ऊपर पोर्स होंगे, छेद होंगे। नाम पोडीफेरा क्यों है, समझ में आया। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें समझनी है। तो नाम पोडीफेरा क्यों है आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं, पोडीफेरा के जो मेंबर्स हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्जेस। क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस, क्योंकि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होता है, स्पंज के जैसा होता है। तो चूंकि इसका बॉडी स्पंज के जैसा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। इसके मेंबर्स कहलाते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि स्पॉन्ज के ऊपर में भी पोर्स होते हैं और इनके बॉडी के ऊपर भी पोर्स हैं। तो इनके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि देयर मेंबर्स आर कॉल्ड स्पॉन्जेस और बॉडी हैविंग पोर्स। ये दो बातें हो गई। अब अगर बात करें, सवाल उठता है कि इसके जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं। तो देखिए, जो पोडीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं या पोडीफेरा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, वो दुनिया के सबसे पुराने सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि व्हिटकर ने जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया तो उसने प्रोटोजोअन्स को किंगडम एनिमालिया से निकालकर प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर थे। और उन्होंने कहा कि किंगडम एनिमालिया में जो भी स्पीसीज होंगे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। तो सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो हैं स्पॉन्जेस, ऐसा माना जाता है। देखिए, मल्टी सेलुलर का फायदा क्या है, एक मिनट के लिए सोचिए। मल्टी सेलुलर का फायदा क्या है। मल्टी सेलुलर का फायदा ये होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो भी लाइफ फंक्शंस हैं, जिंदा रहने के लिए जो भी बेसिक प्रोसेसेज उसे परफॉर्म करनी है, वो उसके एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एक ही सेल है। लेकिन मल्टी सेलुलर होने का क्या फायदा होता है, मल्टी सेलुलर होने का फायदा ये होता है कि अलग अलग काम अलग अलग सेल परफॉर्म करता है, यानी काम का बंटवारा होता है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर में ये होता है। तो दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर स्पॉन्जेस एंड दे बिलोंग टू फाइलम पोडीफेरा। अगर आप देखोगे तो इनके अंदर में मल्टी सेलुलरिटी तो आ गया, यानी इनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इनके सेल मिलजुल कर काम नहीं करते, यानी उनमें डिवीजन ऑफ लेबर उतना बेटर नहीं है। जब सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, सब मिल करके एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनमें मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन सेल्स एक दूसरे से लगभग इंडिपेंडेंट ही है, कोई मिलजुल के उतना काम नहीं हो रहा है। समझ गए बात, हम लोग पढ़ेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये सबसे सिंपल, चार्ल्स डार्विन ने कहा भी था कि जिस स्पीसीज की का बॉडी जितना सिंपल है, मतलब वो उतना पुराना है, क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशनरी टाइम बीता, बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता गया।
तो इसकी बॉडी सबसे सिंपल है, इट मींस ये सबसे प्रिमिटिव है। ऐसा माना जाता है कि जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, जो स्पॉन्जेज हैं, वो इस धरती पर लगभग 500 से 700 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप सोच के देखो, 500 टू 700 मिलियन ईयर, मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, तो यानी कि 700 मिलियन ईयर्स से स्पॉन्जेज इस धरती पर हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये इवॉल्व हुए। ये कहाँ से इवॉल्व हुए हमें ये पता है। देखो, बायोलॉजी ये बात नहीं मानता है कि भगवान ने हम सबको बनाया। बायोलॉजी ये कहता है कि समय बीतता गया और एक स्पीसीज से नए स्पीसीज इवॉल्व होते गए, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, यानी जो स्पॉन्जेज हैं, वो इवॉल्व हुए प्रोटोजोअन्स से। किससे इवॉल्व हुए? प्रोटोजोअन्स से। और उन्होंने ये कहा कि उस समय में, आज से 700 मिलियन ईयर्स पहले, जो वैसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास फ्लेजिला था, यू नो फ्लेजिला, सीलिया एंड फ्लेजिला, ये मैंने बताया था, आई होप आपको ये पता होगा। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं, और फ्लेजिला सेल के बाहर निकले हुए प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं फ्लेजिला। हमारे बॉडी के अंदर क्या कोई फ्लेजिला वाला सेल है? बिल्कुल है। हमारे बॉडी के अंदर एक ही फ्लेजिलेटेड सेल है जिसे हम कहते हैं स्पर्म सेल। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फ्लेजिलेटेड सेल है या नहीं है, तो आप आंसर दोगे हाँ है, और वो एक ही सेल कौन सा है? स्पर्म सेल। फ्लेजिला सेल को हेल्प मूव करने में, लोकोमोट करने में, या किधरों थोड़ा समझ रहे हो ना, उसमें हेल्प करता है। तो फ्लेजिलेटेड, तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ने ये कहा कि आज से मिलियंस ईयर्स पहले, 700 मिलियंस ईयर्स पहले, जो कॉलोनी में रहने वाले मतलब बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो एक साथ ग्रुप में रहने का काम करते थे, कॉलोनी में रहने का काम करते थे, तो कॉलोनी में रहने वाले जो प्रोटोजोन्स थे, आज से 500 से 700 मिलियन ईयर पहले, वो इवॉल्व हो गए किसके रूप में? पोरीफेरा के रूप में। किसके रूप में इवॉल्व हो गए? पोरीफेरा के मेंबर्स के रूप में, या स्पॉन्जेज के रूप में। तो ये आए कहाँ से, वो समझ में आया? यहाँ मैंने 3 बातें बताई, आई होप आपको तीनों बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से बताता हूँ। पहली चीज क्या थी बुआ? पहली चीज थी कि इनके बॉडी के ऊपर पोर्स हैं, इसीलिए इसे पोरीफेरा कहते हैं। दूसरी चीज, इसके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। और तीसरी चीज, ये दुनिया के सबसे सिंपल, सबसे पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, और इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो प्रोटोजोअन्स से हुआ है। कैसे प्रोटोजोअन्स? कॉलोनी में रहने वाले फ्लेजिला वाले प्रोटोजोन्स, उनसे स्पॉन्जेस का इवोल्यूशन हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया। तब जल्दी जल्दी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका हैबिटेट, ये पाया कहाँ जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है एक्सट्रीमली एक्वेटिक, वर्ड यूज किया गया है एक्सट्रीमली एक्वेटिक। क्या मतलब है एक्सट्रीमली एक्वेटिक? यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं, यानी जितने भी स्पॉन्जेज हैं, वो सारे के सारे पानी के अंदर पाए जाएंगे। जब भी मैं वर्ड यूज करूं एक्सट्रीमली मीन्स ऑल, एक भी एक्सेप्शन नहीं होगा। यानी स्पॉन्ज का कोई भी मेंबर आपको लैंड पर नहीं दिखेगा। जितने भी मेंबर है वो कहां होंगे बाबू? पानी के अंदर होंगे। कहां होंगे? पानी के अंदर। अब आप जानते हो पानी तो 2 तरह का होता है, एक मेराइन वाटर, एक फ्रेश वाटर। मेराइन वाटर वैसा पानी जिसमें साल्ट घुला हुआ होता है, जो समुंदर के अंदर पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर मतलब वैसा पानी जिनमें साल्ट घुला हुआ नहीं होता है, जो हमारे नदी, नाला, तालाब, चापाकल, इन सब में जो पानी होता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जिनमें साल्ट नहीं घुला हुआ है। और जिनमें साल्ट घुला हुआ है वो कहलाता है मेराइन वाटर। तो सवाल उठता है कि वाटर में तो ये पाया जाएगा, ये तो सर आपने बता दिया एक्सट्रीमली एक्वेटिक, लेकिन सवाल उठता है कि ये पाए कहां जाएंगे, मेराइन वाटर में या फ्रेश वाटर में? तो आंसर है इसके ज्यादातर मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज आर फाउंड इन मेराइन वाटर। इसके ज्यादातर मेंबर्स पाए जाएंगे समुंदर वाले पानी में। हाँ, इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी, लेकिन स्पॉन्जेज मेनली कहां पाए जाते हैं? मेराइन वाटर। तो ये याद रखिएगा, इसके सारे मेंबर्स एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, कोई भी लैंड पर नहीं पाया जाता है। ज्यादातर मेंबर्स मेराइन वाटर में रहते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ये समझ में आ गया। ये सेसाइल होते हैं। देखिए अगला वर्ड लिखा गया है सेसाइल एनिमल्स। व्हाट यू मीन बाय सेसाइल एनिमल्स? ध्यान से सुनिए।
जो स्पॉन्जेज होते हैं वो लोकोमोट नहीं कर सकते, यानी वो अपने पोजीशन को बदल नहीं सकते। एक बात बताइए, हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स हैं, हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इस क्लासरूम में खड़े होकर ये लेक्चर बना रहा हूँ, देखिए मैं इधर चला गया, मैं इधर चला गया, मैं मूविंग एनिमल में हूँ, मैं लोकोमोट कर सकता हूँ, मैं अपने पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो स्पॉन्जेज होते हैं, जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब हुआ कि वो लोकोमोट नहीं कर सकते, वे अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। वो होते क्या है, जो स्पॉन्जेज होती हैं वो एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? एक सॉलिड सपोर्ट से। सॉलिड सपोर्ट कहने का मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई रॉक, चट्टान हो गया, या सी के अंदर में कोई अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो उससे वो अटैच हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्पॉन्ज बनाया है, तो देखिए ये इसका नीचे वाला सॉलिड सपोर्ट है जिसमें ये अटैच हो गया। इसका बेस अटैच होता है एक सॉलिड सपोर्ट से, तो अटैचमेंट होने की वजह से वो लोकोमोट नहीं कर सकते, वो सेसाइल होते हैं। अब सेसाइल का मतलब समझिए, सेसाइल मतलब दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, दे आर अटैच टू अ सॉलिड सपोर्ट, और वो अपना पूरा लाइफ उसी जगह बिता देते हैं जहां वो अटैच्ड होते हैं। दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। आई होप आपको सेसाइल का मतलब समझ में आ गया। तो जितने भी स्पॉन्जेज हैं सारे के सारे क्या हैं बाबू? सेसाइल हैं। सेसाइल मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, हाँ, इसका जो सॉलिड सपोर्ट होता है उसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेट कहते हैं। जिस सॉलिड सपोर्ट से यह अटैच होता है उसे हम सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन में मेनली 5 बातें हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने बात की थी बॉडी सिमेट्री, फिर मैंने बात की थी जर्म लेयर्स, याद है, फिर मैंने बात की थी जर्म लेयर्स, फिर मैंने बात की थी सीलोम, और फिर मैंने बात की थी नोटोकॉर्ड। याद होगा, इन 5 बातों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देखिए। तो अगर आप आते हैं रिटर्न हम फाइलम अपने फाइलम पर, अगर आपने देखा है तो वेरी गुड। ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन? यानी इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बात है, दुनिया के सारे लिविंग बीइंग सेल के बने होते हैं, हम लोग भी तो सेल के ही बने हुए हैं, इसमें क्या नई बात हो गई? स्पॉन्ज भी सेल के बने हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं बउआ कि एक बात बताओ, हमारे बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे ढंग से है। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, और सच में देखा जाए तो सेल्स के ग्रुप हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर देखा जाए कि अगर हमें इंपल्स यानी कि हमें मैसेज ट्रांसफर करना है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे नर्व सेल्स हैं, है ना, हमारे नर्व सेल्स हैं जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेंगे। अगर हमको मूवमेंट करना है हमारे पास मसल सेल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट कॉज करवा देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है तो हमारे किडनी के अंदर जो सेल्स हैं नेफ्रॉन, वो कर देंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर अब वेराइटीज ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉन्ज, तो क्या होता है, याद कीजिए मैंने कहा था कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलजुल कर एक कॉमन काम परफॉर्म करे उसे हम टिश्यूज कहते हैं। तो लेकिन अगर आप देखोगे पोरीफेरा के मेंबर्स को, यानी अगर आप स्पॉन्जेज को देखोगे तो स्पॉन्जेज के बॉडी मल्टी सेलुलर तो है, उनके अंदर सेल्स का नंबर बहुत अधिक है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम का बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बॉडी के अंदर मेनली 2 ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है पिनेकोसाइट्स, एक होता है कोएनोसाइट्स। हम पढ़ने वाले हैं, कुछ देर में बताएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक में आगे। लेकिन इसके बॉडी के अंदर 2 ही तरह के सेल्स होते हैं। हमारे बॉडी की तरफ बॉडी के अंदर देखिए कितने तरह के सेल्स हैं। तो इनके बॉडी के अंदर चूंकि डिवीजन ऑफ लेबर उतना ज्यादा नहीं है, सेल्स मिलजुल कर काम नहीं करती, मतलब इनके पास टिश्यू नहीं है, सेल ही है। हम लोगों के अंदर क्या है, सेल है, फिर सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाता है, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। लेकिन अगर आप स्पॉन्जेज को देखोगे, इनमें न टिश्यू है, न ऑर्गेन है, न ऑर्गेन सिस्टम है, सेल्स ही सारा काम कर रही हैं। आपस में उनमें कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कोई ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है।
समझ गए बात? यानी डिफरेंशिएशन अभी उतना ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इवोल्यूशन है ना बुआ, अभी तो ये तुरंत तुरंत यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना ही है, तो यूनिसेलुलर से जस्ट मल्टीसेलुलर बना ही है, तो इनमें अभी डिवीजन ऑफ लेबर उतने बढ़िया ढंग से नहीं हुआ। अब आपको सर 700 मिलियन ईयर हो गया अभी तक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ, तो बाबू वो वहीं पे रुक गया ना, जिसमें और इवोल्यूशन हुआ वो तो नए फाइलम में चले गए, समझ रहे हो ना बात, वो वहीं पे अटका हुआ है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, यानी स्पॉन्जेस को कहा जाता है कि वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे है। इसका यही मतलब है कि उनके बॉडी के अंदर ना टिश्यू है, ना ऑर्गेन है, ना ऑर्गेन सिस्टम है। जब टिश्यू ही नहीं है तो क्या, लेकिन सेल्स तो है, सेल्स तो सबके अंदर है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये एकमात्र फाइलम है किंगडम एनिमालिया का जिनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब बातें आप याद रख सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, द फाइलम ऑफ किंगडम एनिमालिया व्हिच हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आप आंसर दोगे फाइलम पोरीफेरा, बाकी किसी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक, नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक। फिर आपको प्रीवियस लेक्चर में आपने जर्म लेयर समझा था, मैंने कहा था कि जब जाइगोट बनता है और इम्ब्रियो बनता है तो इम्ब्रियो के अंदर कितने लेयर हैं सेल के, उसके बेसिस उसको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स का लेयर होता है उसे हम कहते हैं जर्म लेयर्स। याद हो गया होगा आपको, अगर याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देखना होगा बुआ, मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसीलिए जर्म लेयर्स होते हैं। और आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। और मैंने बताया था कि वैसे एनिमल्स जिसके बॉडी के अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म, तीनों के तीनों, वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनके एम्ब्रियो के अंदर 2 ही लेयर हैं, यानी सिर्फ इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, मेजोडर्म एब्सेंट है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो जो पोरीफेरा है वो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनके बॉडी के अंदर जब इनका एम्ब्रियो बनता है, जब इनका ग्रोथ हो रहा होता है, यानी जब ये बन रहे होते हैं शुरू में, इनके एम्ब्रियो के अंदर मेजोडर्म नहीं होता है। तो याद कीजिए मैंने कहा था कि मेजोडर्म अगर नहीं होगा तो सिलोम भी नहीं होगा, मेजोडर्म अगर नहीं होगा तो सिलोम भी नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये सिलोम क्या होता है, मीन्स आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। सिलोम होता है बॉडी कैविटी, सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी। तो अब कहोगे क्या सर इसके बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, तो मैं कहूंगा स्पॉन्जेस के अंदर भी बॉडी कैविटी है, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, लेकिन वो सिलोम नहीं है। हर एक बॉडी कैविटी सिलोम नहीं होती है, मैंने बताया था। सिलोम होने के लिए उस बॉडी कैविटी का ऑरिजिन मेजोडर्म होना चाहिए और उसके जो लाइनिंग होना चाहिए वो किसके सेल्स का होना चाहिए, मेजोडर्मल सेल्स का होना चाहिए, तभी हम उसे सिलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी हो जाने से ही सिलोम नहीं हो जाता है, मीन्स इसके पास बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो सिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेजोडर्म ही नहीं है। तो चलिए हम वापस आएंगे उस पर, लेकिन अभी हम यहाँ कंसंट्रेट करते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब इनके एम्ब्रियो के अंदर 2 ही जर्म लेयर्स हैं। फर्स्ट इज इक्टोडर्म, जो आउटर लेयर है वो इक्टोडर्म, और जो इनर लेयर है वो इंडोडर्म। और ये जो इक्टोडर्म है उसके सेल्स डिवाइड कर करके इसके सेल का, अगर इसके बॉडी को देखोगे, अगर आप स्पॉन्ज की बॉडी को देखोगे, इसके बॉडी में 2 लेयर होता है सेल का। जो अपर लेयर होता है वो कहलाता है पिनेकोडर्म। क्या कहलाता है, नोट में लिखा हुआ है, आप बस सुन लीजिए। जो अपर लेयर है वो क्या कहलाता है, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो कि बने होते हैं पिनेकोसाइट्स सेल के। किसके बने होते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स के। जैसे ये क्या है, एक स्पॉन्ज बनाया गया है, इसका जो अपर सेल्स होंगे, जो अपर लेयर वाले सेल्स होंगे, वो अपर लेयर जो है इसके बॉडी का वो कहलाएगा पिनेकोडर्म, और वो बना होगा पिनेकोसाइट सेल्स के। और जो इंटरनल है, जैसे यहां पर इसके बॉडी के अंदर चले जाओगे, बॉडी के कहां चले जाओगे, अंदर चले जाओगे, तो बॉडी के अंदर जो सेल का लेयर है, 2 लेयर है सेल के, तो जो अंदर वाला लेयर है उसे हम कहते हैं क्वानोडर्म। क्या कहते हैं, क्वानोडर्म। नोट के अंदर देखिए दोनों बातें लिखी गई हैं, पिनेकोडर्म एंड क्वानोडर्म। जो अपर लेयर है उसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म, और जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं क्वानोडर्म, जो कि बने होते हैं क्वानोसाइट सेल्स के, जिसे हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स भी। ये बात याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब चीजें याद रखनी की है बाबू, ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए। स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर सेल्स, पूरे बॉडी के अंदर सेल्स 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। टिश्यू इशू तो है नहीं, सेल से पे खेल है, तो बस सेल को ही समझो। तो 2 लेयर हैं सेल के, जो आउटर लेयर है वो पिनेकोडर्म है, और जो इनर लेयर है वो क्वानोडर्म है। और पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट सेल्स के बने हुए हैं, और जो क्वानोडर्म है वो क्वानोसाइट सेल्स के बने हुए हैं।
जो पिनेकोडर्म है वो ओरिजिन हुआ कहां से, इक्टोडर्म से, और जो ये क्वेनोडर्म है वो ओरिजिन हुआ कहां से, इंडोडर्म से। यानी इंडोडर्म बनाया क्या, क्वेनोडर्म बनाया, और जो इक्टोडर्म था वो पिनेकोडर्म बनाया। पिनेकोडर्म सेल्स के पिनेकोसाइट सेल्स और क्वेनोडर्म के सेल्स कहलाएंगे क्वेनोसाइट सेल्स, जिसे हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बॉडी के अंदर अगर सिमेट्री की बात करें तो ये मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। अब फिर सिमेट्री में वही है प्रीवियस लेक्चर की बात, मोस्टली एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक सिमेट्री होती क्या है, मैंने बताया था कि अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्लेन है जिसके अबाउट अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा, सेम टू सेम इक्वल हाफ मिलेगा। जो चीज इस तरफ होगा वही इस तरफ होगा, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर ये जो एक प्लेन है, ये नाक के यहां से जाता हुआ प्लेन, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इससे कट करें तो इस तरफ भी एक हाथ मिलेगा, इस तरफ भी एक हाथ मिलेगा, इस तरफ भी एक पैर मिलेगा, इस तरफ भी एक पैर मिलेगा। अगर आप देखा जाए तो लेफ्ट राइट सेम टू सेम है हमारा, है ना, सेम टू सेम। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। और मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा मिल जाए ऐसा एक्सिस, एक से ज्यादा मिल जाए ऐसा प्लेन, तो उसे हम कहते हैं क्वेनोडर्म। जैसे कि आप एप्पल ले लीजिए, एप्पल का एग्जांपल लीजिए। एप्पल को ऐसे कट करोगे तब भी दो इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे कट करोगे तब भी दो इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे। उसमें क्या है, एक एप्पल को कट करने के लिए अगर हम एप्पल है मान लीजिए, एप्पल वैसे मैं चित्र तो बना नहीं पाता हूँ उतना बेटर, लेकिन अगर मान लीजिए एप्पल है तो ये ऐसे कट करेंगे तब भी ये दो लेयर मिलेगा। अगर आप उसी तरह देखो, इसी एप्पल को ऐसे घुमा के बहुत सारे ऐसे प्लेन मिल जाएंगे जिसके अबाउट कट करने पर ये क्या होगा, दो इक्वल हाफ मिल जाएगा। अनेक तरीके से दो इक्वल हाफ किया जा सकता है ना, तो इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जब एक से ज्यादा मिल जाए प्लेन तो रेडियल सिमेट्री, एक ही मिले तो बायलैटरल सिमेट्री। हम लोग में एक ही मिलेगा ये वाला, इसके अबाउट कुछ भी काटो दो इक्वल हाफ नहीं मिलने वाला है, तो वो कहता है बायलैटरल सिमेट्री। और जिनमें बिल्कुल मिले ही नहीं एक भी, उसे कहते हैं एसिमेट्री। तो जो स्पॉन्जेज होती है वो मोस्टली एसिमेट्रिक होती है, यानी इनके बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिसके अबाउट कट करने पर आपको दो इक्वल हाफ मिलेगा। रीजन ये है कि इनका ब्रांचिंग शेप होता है, निकले हुए होते हैं, एक स्पॉन्ज में से दूसरा स्पॉन्ज निकला होता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो है सिमेट्री दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री आपको दिखती है, क्योंकि वो शेप में सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंड्रिकल होने की वजह से उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। सिलेंडर होगा, आप एक बात बताओ, ये जैसे चौक है तो इसको ऐसे कट करेंगे तब भी ये दो इक्वल हाफ में बटेगा, यहाँ कट करेंगे तब भी दो इक्वल हाफ कट किया जा सकता है ना सिलेंडर को। अरे समझो ना, अगर घेरा समझो ना, घेरा सिलेंड्रिकल होता है, घेरा को ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा, ऐसे भी कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे भी कट करोगे तो, यानी कि गोल वाला को तो अनेक एक्सिस प्लेन मिल जाएंगे ना जिसके अबाउट उसके दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे, तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाता है। तो इनके ज्यादातर मेंबर्स जो है वो एसिमेट्रिक हैं, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स के पास रेडियल सिमेट्रिक है, ये भी याद रखने की चीज है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर ऑप्शनल हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोरीफेरा हैव, ऑप्शंस दिया हुआ है बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, नन ऑफ दिस, तो आप टिक मारोगे एसिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री बहुत कम पाया जाता है, तो आप मेनली इसके कैरेक्टरिस्टिक में यही याद रखोगे कि ये एसिमेट्रिक होते हैं। क्या याद रखोगे, ये एसिमेट्रिक होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, लिविंग बीइंग्स अगर हैं, कोई भी लिविंग बीइंग्स हैं, तो उसको अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखिएगा चार चीजें होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रहेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। आपको कौन सी वो चार चीजें हैं सर? चार चीजें हैं। पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। जैसे हम लोग को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। सबको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, पहला है न्यूट्रिशन। दूसरा है रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए अपने सराउंडिंग के साथ। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तब भी मर जाएगा, तो सेकेंड है रिस्पायरेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चीजें बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए तभी आप जिंदा रह पाओगे, तो ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है एक्सक्रीशन, आपके बॉडी के अंदर जब एक्टिविटीज होंगी तो वेस्ट क्रिएट होगा, टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट होगा। उस टॉक्सिक वेस्ट को आपको बॉडी से बाहर निकालना है, तो निकालने का जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो सवाल उठता है कि स्पॉन्जेस के अंदर तो कोई सिस्टम है ही नहीं, न डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सवाल उठता है ये फूड कैसे डाइजेस्ट करेगा, या ये फूड पकड़ेगा कैसे? माउथ तो है नहीं इसके पास।
माउथ तो इसके पास है नहीं, तो सवाल उठता है इसकी फूड कैसे गेन करेगा, रिस्पायरेशन कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास नोज तो है नहीं। अरे इसके पास टिश्यू ही नहीं है, नोज तो एक ऑर्गेन है ना, तो बेचारा रिस्पायर कैसे करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो भगवान ने इसको कुछ नहीं दिया न डाइजेस्टिव सिस्टम दिया, न सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, न रिस्पायरेटरी सिस्टम दिया, न एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया। हमारे बॉडी के अंदर देखो, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सारा काम कर रहा है, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी सिस्टम्स है, लेकिन स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर कोई बॉडी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये सारा काम होगा कैसे। तो ये सारा काम होगा, इनके बॉडी के अंदर भगवान ने एक बहुत अद्भुत चीज दी जिसे कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। याद रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम पोडीफेरा। वाटर कैनाल सिस्टम ओनली प्रेजेंट इन फाइलम पोडीफेरा। आप एक और सिस्टम पढ़ोगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी होता है फाइलम में। एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों में, वाटर कैनाल और वाटर वेस्कुलर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना मत सोचिए, अभी आप याद रखिए कि स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो इसके लिए बहुत यूजफुल है, जो कि है वाटर कैनाल सिस्टम। सवाल उठता है कि ये वाटर कैनाल सिस्टम करता क्या है, ये क्या काम करता है। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। कंसंट्रेट कीजिएगा, इस डायग्राम को आपको नोट में भी बनाना है, मैंने वहाँ जगह भी छोड़ा हुआ है, वहाँ लिखा भी हुआ है कि बोर्ड से आपको डायग्राम बनाना है। तो वो डायग्राम यही डायग्राम है जो आपको वहाँ बनाना है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। ये साइकॉन का फिगर है। साइकॉन एक स्पॉन्ज का ही एक मेंबर है। साइकॉन स्पॉन्ज का ही एक स्पीसीज है जिसे हम साइकॉन कहते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर आप स्पॉन्ज पढ़ा रहे हैं, यहाँ साइकॉन लिखा हुआ है। तो साइकॉन एक स्पॉन्ज ही है। चलो सबसे एक सिंपल है तो इसीलिए मैंने इसे ही बनाया। तो सबसे पहले देखिए इसके बॉडी के अंदर पोर्स हैं। सबसे पहले इसके पास क्या, बॉडी के ऊपर पोर्स हैं, जो कि होना ही चाहिए। अभी तुरंत मैंने कहा पोडीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, तो पोर्स हैं। ये जो पोर्स होती हैं वो सच में छेद होती हैं जो बाहर से यानी आउटसाइड से वाटर को ले जाती है इसके सेंट्रल बॉडी कैविटी में। इसके बॉडी के ठीक बीचों बीच एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बॉडी कैविटी, जो कि कहलाता है स्पॉन्जोसील। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्जोसील, SPONGOCOEL, स्पॉन्जोसील। तो ये सेंट्रल बॉडी कैविटी है। तो इसके जो पोर्स हैं, इसके थ्रू वाटर क्या होगा तो इंटर करेगा इसके स्पॉन्जोसील में। किसमें इंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में। अब देखिए पानी इसके अंदर आया, ये पानी जब बाहर से अंदर आएगा तो ये अपने साथ अनेक चीज लेके आएगा। क्या क्या लेके आएगा, ये अपने साथ फूड लेके आएगा और अपने साथ गैस लेके आएगा, रिस्पायरेटरी गैसेज लेके आएगा, ऑक्सीजन डिजोल्व करके लाएगा। और ये पानी अंदर आएगा तो इस स्पॉन्ज को फूड भी मिल जाएगा। और ये पानी जो अंदर आ गया उसे तो खाली करना जरूरी है ना, क्योंकि वाटर लगातार बाहर से अंदर आना चाहिए, तो नीचे अंदर का पानी तो खाली भी होना चाहिए। तो ये सारा का सारा पानी ऊपर से निकल जाता है। कहाँ से निकल जाता है, ऊपर से जाके निकल जाता है। यानी जो ऑस्कुलम है, जो स्पॉन्जेज होते हैं, इनका जो ऊपर में एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम, याद रखिएगा। तो ऑस्कुलम, तो हुआ क्या, मैंने क्या बताया, इसमें पोर्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर गया, स्पॉन्ज के अंदर गया, और स्पॉन्ज के अंदर पहुंचा उसके सेंट्रल बॉडी कैविटी में जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। देखिए मैं पूरा वाटर कैनाल सिस्टम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, बॉडी के ऊपर जो पोर्स हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, उस ऑस्टिया के थ्रू पानी इंटर किया स्पॉन्ज के अंदर और अंदर गया, और स्पॉन्ज के ठीक मिडिल में एक सेंट्रल बॉडी कैविटी है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। वो सीलोम नहीं है। क्यों सीलोम नहीं है, क्योंकि सीलोम मेजोडर्म से बनता है, इनमें मेजोडर्म नहीं है। याद रखो, स्पॉन्जोसील सीलोम नहीं है, एक बॉडी कैविटी है लेकिन वो सीलोम नहीं है। तो स्पॉन्जोसील है, तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर किया, बॉडी के अंदर पहुंचा स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से वो वाटर ऊपर की ओर पुश हुआ और चला गया कहां, ऑस्कुलम से बाहर। अब आप कहोगे सर ये पानी पुश कैसे हुआ ऊपर की तरफ, तो देखिए जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर का जो कैविटी का जो लाइनिंग है, लाइनिंग में तो समझते हो ना, अंदर का वो जो सरफेस के ऊपर जो सेल्स हैं, वो सेल्स कौन है, क्वानोडर्म। अभी मैंने तुरंत बताया पिनेकोडर्म एंड क्वानोडर्म, और क्वानोडर्म बने क्वानोसाइट्स के, और क्वानोसाइट्स के पास फ्लेजिला होता है।
क्वाइनोसाइट्स के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो वो फ्लैजिला क्या करता है, फूड ट्रैप करता है। वो जो वाटर के साथ जो फूड आया उस फूड को ट्रैप करना पड़ेगा ना, पकड़ना पड़ेगा ना। उस फूड को पकड़ने का काम कौन करेगा, उस फूड को पकड़ने का काम करेगा क्वाइनोसाइट में मौजूद फ्लैजिला। और दूसरा काम क्या करेगा फ्लैजिला, वाटर को पुश करेगा टुवार्ड्स ऑस्कुलम। वाटर को पुश करेगा किसकी तरफ, ऑस्कुलम। तो पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर गया और स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ये पुश हो गया ऑस्कुलम की तरफ और ऑस्कुलम से बाहर चला गया। और ये पानी बाहर से फूड भी लेके आया, रिस्पायरेटरी गैस भी लेके आया। लेकिन अब देखो, अब सवाल उठता है वेस्ट प्रोडक्ट भी तो एक्सक्रीट करना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो भी स्पॉन्ज ने वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट किया होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा उसके बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, उसी पानी में डाल देगा। वो जो पानी पास हो रहा है ऑस्टिया से आकर के ऑस्कुलम से जा रहा है, उसमें वो अपना वो वेस्ट प्रोडक्ट डाल देगा, तो पानी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डाल देगा उसी पानी में, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, फूड ट्रैप कर लेगा, हो तो गया काम। देखो फूड ट्रैप हो गया तो एनर्जी का भी व्यवस्था हो गया। रिस्पायरेटरी गैस, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो रिस्पायरेटरी गैस भी हो गया और एक्सक्रीशन भी हो गया। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको कहाँ डाल दिया, उसी पानी में डाल दिया, पानी ऑस्कुलम से बाहर चला गया, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर चला गया। आपको के साथ ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं हुआ। तो बाबू ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका बॉडी में डिफ्यूजन ही सफिशियंट है। डिफ्यूजन, यू नो डिफ्यूजन, सेल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। कोई भी चीज खुद ब खुद हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया डिफ्यूजन के थ्रू, फूड लेके आ गया वाटर, कैनाल सिस्टम से इसे फूड भी मिल गया, गैस भी एक्सचेंज हो गया और एक्सक्रीशन भी हो गया। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर स्पॉन्जेस। आई होप आपको समझ में आया। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, आपको इतना तो याद ही होना चाहिए। पोर्स जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर किया, स्पॉन्जोसील में पहुंचा, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया। समझ में आया। अब एक बात बताओ, फूड आ तो गया लेकिन फूड को तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना, फूड को तो डाइजेस्ट करना पड़ता है ना। फूड ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, फूड अंदर आ जाने से नहीं होता है। हम लोग खाना खा ले उससे तो नहीं हो जाएगा, खाना पचना भी तो चाहिए। तो सवाल उठता है खाना पचेगा कैसे। तो देखिए ये जो स्पॉन्जेज होते हैं या जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। देखो हेट्रोट्रॉफिक तो सभी एनिमल्स हैं, ये तो याद रखिए, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। अब देखो हेट्रोट्रॉफिक में भी तीन होते हैं, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। पैरासिटिक वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है बिना उसे मारे हुए, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होता है जो डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेता है, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। और होलोजोइक हम उसे कहते हैं जो अपना जो कॉम्प्लेक्स फूड सराउंडिंग से लेता है और उसे डाइजेस्ट करके सिंपल बना के यूज करता है, उसे हम कहते हैं होलोजोइक। तो स्पॉन्जेज जो हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे। सवाल उठता है फूड को ये कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर, यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स हैं जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन दोनों वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा। एक है इंट्रासेलुलर और एक है इंटरसेलुलर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। जिसमें भी डाइजेशन हो रहा है तो या तो इंट्रासेलुलर है या इंटरसेलुलर है। अब आपको क्या सर दोनों में अंतर क्या है, हम कहेंगे स्पेलिंग में अंतर है, या INTRA है या INTER है। वो तो स्पेलिंग में अंतर है, वो तो अलग चीज है, लेकिन क्या अंतर है, मीनिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो कि स्पॉन्जेस के अंदर होती है, उसका मतलब हुआ कि जो फूड डाइजेस्ट होगा वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा। फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा, सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा। और जो इंटरसेलुलर डाइजेशन है INTER वाला, उसमें सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा लेकिन सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। वो एक जगह होगा, एक स्पेस होगा जिसमें फूड डाइजेस्ट होगा। एक बात बताओ, हम लोग की बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, एलिमेंट्री कनाल में। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कनाल में। एलिमेंट्री कनाल जो एक स्पेस है ना, वो सेल के अंदर तो नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो सेल के बाहर डाइजेस्ट होता है, एक गट में, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, एक एम्प्टी स्पेस में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और वो गट कहलाता है एलिमेंट्री कनाल। क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कनाल। तो हम लोगों में जो डाइजेशन हुआ वो इंटरसेलुलर डाइजेशन हुआ, क्योंकि सेल के अंदर तो डाइजेशन नहीं हुआ, तो कहेंगे इंटरसेलुलर।
लेकिन जो स्पॉन्जेज है उनके बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेलुलर। क्या होता है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब कि डाइजेशन जो होगा वो सेल के अंदर होगा। और याद कीजिए जब सेल चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने जब लाइसोसोम पढ़ाया था तो लाइसोसोम में मैंने बताया था कि इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर जब डाइजेशन होगा तो वहां डाइजेशन में हेल्प कौन करेगा? लाइसोसोम। तो वहां भी मैंने इंट्रासेलुलर बोला था, आप याद रखिएगा इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेशन यानी फूड डाइजेस्ट होगा सेल के अंदर, और इंट्रासेलुलर मतलब फूड डाइजेस्ट होगा सेल के बाहर, बॉडी के अंदर किसी गट में, किसी स्पेस में, जैसे हम लोगों में होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, हम लोगों में सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, तो हम लोगों में है इंटरसेलुलर डाइजेशन और स्पॉन्जेज में है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी इनमें जो फूड डाइजेस्ट होता है वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम बातें करें, सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, मैं देख लेता हूं सारी बातें इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। देखिए अब इग्जोस्केलेटन एक नेक्स्ट पॉइंट है। इग्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में। इग्जोस्केलेटन प्रेजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इग्जोस्केलेटन? देखिए इग्जोस्केलेटन का मतलब है कि जो स्पॉन्जेज होते हैं उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है। उनकी बॉडी के अंदर, अभी में हड्डी उड्डी तो है ही नहीं कुछ, आपको पता है कुछ ये पॉडेट्स थोड़े हैं कि जिनमें बोन उन होगा, तो इनको सपोर्ट तो चाहिए ना, सपोर्ट तो चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो इनके बॉडी में ईश्वर ने क्या किया, गॉड ने क्या किया, इन्हें इग्जोस्केलेटन दिया। इग्जोस्केलेटन कहने का मतलब अगर आप तिलचट्टा को भी देखो तो उनके पास भी इग्जोस्केलेटन होता है, उनके बॉडी के ऊपर स्केलेटन होता है और अंदर में उसका मांसूस होता है, लेकिन स्केलेटन बाहर होता है। हम लोगों के केस में क्या है, इंडोस्केलेटन है। हम लोग का जो सपोर्ट है वो बॉडी के अंदर है, बोन्स हमारे बॉडी के अंदर है और उसके ऊपर में हमारा सारा मांसूस लगा हुआ है, तो वी हैव इंडोस्केलेटन। लेकिन अगर सोचो कि ऐसा होता कि हमारे ऊपर में, जैसे कि एग्जांपल के लिए घोंगा, जो घोंगा होता है, स्नेल होता है, स्नेल के अंदर आप देखिए उसका जो प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर होता है ना, उसे हम इग्जोस्केलेटन कहते हैं। जब प्रोटेक्शन देने वाला चीज ऊपर में हो इग्जोस्केलेटन, अंदर में हो तो इंडोस्केलेटन। हम लोगों में इंडोस्केलेटन है, मछलियों में इंडोस्केलेटन, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनमें इंडोस्केलेटन है, उनमें इंडोस्केलेटन है। लेकिन स्पॉन्जेस के अंदर इग्जोस्केलेटन है, यानी इसके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है। क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है जिसे हम कहते हैं इग्जोस्केलेटन। तो जो इसका इग्जोस्केलेटन है वो या तो बना होगा, इसके पास क्या है बुआ, मैंने क्या कहा, इसके पास है इग्जोस्केलेटन। इग्जोस्केलेटन इसके पास मौजूद है। मैंने कहा कि इसका जो इग्जोस्केलेटन है वो या तो बना हुआ हो सकता है स्पाइक्यूल्स का, स्पाइक्यूल्स का, या नहीं तो बना हुआ हो सकता है स्पॉन्जिन फाइबर का, स्पॉन्जिन फाइबर का, या तो स्पिक्यूल्स या नहीं तो स्पॉन्जिन फाइबर। अब आप कहोगे सर ये स्पिक्यूल्स क्या होता है? स्पिक्यूल्स मतलब हुआ ये स्पाइन्स होती हैं, स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कांटे होते हैं ना, स्पाइन, यू नो स्पाइन, स्पाइन मीन्स कांटे, तो ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनमें कांटे कांटे निकले हुए होते हैं। इनमें क्या होते हैं? कांटे कांटे निकले हुए होते हैं। तो ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। और आप कहोगे सर ये स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? तो ये स्पॉन्जिन फाइबर एक प्रोटीन है, कोलाजिन प्रोटीन। मैंने टिश्यू पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कोलाजिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर एक स्पेशल टाइप के कोलाजिन फाइबर है। तो उससे अगर उसका इग्जोस्केलेटन बना, इग्जोस्केलेटन पहले क्या है वो समझ में आ गया, बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवर जो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, सपोर्ट देगा, रिजिडिटी देगा, सारी चीजें। तो इग्जोस्केलेटन मौजूद है, तो वो इग्जोस्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स का बना होगा, स्पिक्यूल्स का, स्पिक्यूल्स मतलब स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, या नहीं तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा जो कि प्रोटीन है। अब सवाल उठता है ये स्पिक्यूल्स किस चीज का बना होगा? तो देखिए ये स्पिक्यूल्स जो है वो या तो बना हो सकता है, ये दो चीजों का बना हो सकता है, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, या नहीं तो ये सिलिका का बना हुआ होगा। सिलिका याद रखिएगा, नोट में लिखा हुआ भी है ये बात। मैंने क्या कहा कि स्पॉन्जेज के ऊपर एक इग्जोस्केलेटन होता है जो उसे प्रोटेक्शन देता है, और वो इग्जोस्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स का बना हुआ हो सकता है या स्पॉन्जिन फाइबर का। अगर स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, स्पिक्यूल्स क्या है? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या नहीं तो सिलिका का बना हुआ होगा, ये याद रखिएगा, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का। और स्पॉन्जिन फाइबर क्या है? स्पॉन्जिन फाइबर एक स्पेशल तरह का, स्पेशल टाइप ऑफ, आप याद रख सकते हो, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ
स्पेशल टाइप ऑफ कोलाजेन फाइबर, कोलाजेन फाइबर, ये स्पेशल टाइप के कोलाजेन फाइबर हैं जो मौजूद होते हैं इसके ऊपर। तो स्पॉन्जिन फाइबर स्पेशल टाइप के कोलाजेन फाइबर है, या तो इसका एक जो स्केलेटन बन जाएगा, यानी तो स्पिक्यूल्स होगा, यानी कि या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या सिलिका होगा। समझ गए बात? जैसे आप एक बात समझिए, एक के ऊपर में जो कवर होता है, जो उसका प्रोटेक्टिंग कवर होता है, वो उसका स्केलेटन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल, वो किस चीज का बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। तो ठीक उसी तरह स्पॉन्जेज जो है, इनमें एक जो स्केलेटन होगा फॉर प्रोटेक्शन, और वो एक जो स्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स का होगा या स्पॉन्जिन फाइबर का होगा। स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी या सिलिका की बनी होगी। कई बार आप देखते हैं इसे हम कैल्सीरियस और इसे हम सिलिसियस भी कहते हैं, वो हमें छोड़ना है, अभी हायर क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा। और स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के कोलाजन फाइबर होते हैं, जिनसे उनका एक जो स्केलेटन बनता है। एक जो स्केलेटन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, एक जो स्केलेटन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्पॉन्जेज। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर फिर स्पॉन्जेज को और क्लासिफाई किया जाता है। अब आप हायरार्की चलती है ना, किंगडम के अंदर में फाइलम, फाइलम के अंदर में क्लास, क्लास के अंदर में ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर में फैमिली। अरे समझ रहे हो ना, तो ऐसे चलता है। तो यहां पर आप ये समझिए कि इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, फिर स्पॉन्जेज का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, वो किसके बेसिस पर होगा? इसी इग्जोस्केलेटन के बेसिस पर होगा। इग्जोस्केलेटन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हायर क्लास में जब फिर टीचर आपको पढ़ाएंगे इसको, तो फिर वहां पे आपको स्पिक्यूल्स, फिर क्लास में भी ऐसे 3 क्लासेज पढ़ाने वाला हूं आपको, तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं अप करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। लेक्चर में तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ठीक है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इतनी चीजें क्लास 9th के लिए जरूरी नहीं है, मैं फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अप कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि नहीं सर भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, उतनी चीजें नहीं याद कर पाएंगे, तो फिर मैं घटा दूंगा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 9th के बेसिस पर ही कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अप करूं थोड़ा सा, तो बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक्सोस्केलेटन पे हमने बात कर ली, आई होप आ ही रहा होगा। तो एक्सोस्केलेटन पे सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सवाल उठता है रिप्रोडक्शन तो जरूरी है, क्योंकि एक स्पीसीज जो आज दुनिया में आया वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, वो मर जाएगा एक समय के बाद। तो वो मरने से पहले अपने ही जैसे नए स्पीसीज को पैदा करके जाता है, जिससे कि धरती से उनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए। एक बात बताइए, हम लोग के माँ बाप ने हमें पैदा किया, वो एक समय के बाद मर जाएंगे। ये कोई नहीं चाहता है हमारे माँ बाप मर जाएं, लेकिन एक ये ट्रू फैक्ट है कि स्पीसीज एक समय के बाद मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो अगर मान लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो पूरा धरती पे जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो नए स्पीसीज को पैदा किया जाता है, वो जरूरी है, नेचर को रन करते रहने के लिए नए स्पीसीज का जन्म होना जरूरी है। तो स्पॉन्जेज के अंदर में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो सवाल उठता है कि स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? 700 मिलियन ईयर से अगर स्पॉन्जेज इस दुनिया में हैं तो रिप्रोड्यूस तो जरूर कर रहे होंगे। अगर वो रिप्रोड्यूस, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये बातें हो सकता है कि नोट में इतनी बातें मेंशन नहीं है, तो आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो इंपॉर्टेंट लगे। बाकी जो भी बातें ऐसे आप देख लीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब 700 मिलियन ईयर से अगर स्पॉन्जेज इस दुनिया में हैं तो रिप्रोड्यूस तो कर ही रहे होंगे। ऐसा तो थोड़ा है कि 700 मिलियन पहले जो स्पॉन्ज है वो आज भी जिंदा है, वो तो मर गया होगा कब का, फिर अपने बाल बच्चों को पैदा करके गया वो। तो कैसे पैदा होता है उनमें, कैसे नए स्पॉन्जेस दुनिया में आते हैं, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो इनमें अगर रिप्रोडक्शन का मोड देखो तो आप ये बात जानते हो कि रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। What do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction means ऐसा रिप्रोडक्शन जिनमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंगल पेरेंट यानी कि देखिए, हम लोगों के कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट, मेल एंड फीमेल। तो हम लोगों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। क्या है? सेक्सुअल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है और गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने क्लास 8 में आपको डिटेल्स में रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, तो आपको याद आ गया होगा। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और गैमिट्स इन्वॉल्व हैं, सेक्स गैमिट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म और ओवम होता है। तो अगर ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट है और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? जब सिंगल पेरेंट से हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर कोई गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो स्पॉन्जेज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेज एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करती हैं। हम दोनों केस देखेंगे बारी बारी से। सवाल उठता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगी? एसेक्सुअल में इसके पास 3 मेथड है। तीनों मेथड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 3 मेथड है। फर्स्ट इज बॉडिंग, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। मैं बारी बारी से बताता हूं। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब स्पीसीज बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसके बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। बॉडी के क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़ा एक नया स्पीसीज के रूप में डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन।
दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एक लेट सपोज अगर मेरे अंदर में फ्रेगमेंटेशन होता, ह्यूमन के अंदर में फ्रेगमेंटेशन होता, तो मैं मैच्योर होने के बाद मेरे बॉडी के टुकड़े हो जाते, मेरा मुंडी अलग हो जाता, मेरा बॉडी का हाथ अलग हो जाता, पैर अलग हो जाता, मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट टूट के अलग हो जाते और हर एक टूटा हुआ पार्ट एक नए इंडिविजुअल के रूप में बड़ा हो जाता। तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है उनमें क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद जो पेरेंट बॉडी है वो टूट जाती है और टूटने के बाद उसका हर एक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल के रूप में अराइज कर जाता है, नए इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो स्पॉन्जेज में ये होती हैं, स्पॉन्जेज अराइज बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद उनके टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़ा एक नए स्पीसीज के रूप में, नए स्पॉन्ज के रूप में ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इनमें देखिए एक ही से हो गया, कोई का दो का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये हो गया। चलो गैमेट्स भी नहीं बना, कुछ स्पर्म ओवम कुछ नहीं खेल हुआ, तो ये हो गया सेक्सुअल। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? देखिए रीजनरेशन एक यूनिक एबिलिटी होती है किसी भी स्पीसीज की, जिससे वो अपने उनका अगर बॉडी के टुकड़े हो गए तो वो टुकड़ा एक नए स्पीसीज के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब आप ऐसे समझो, बहुत से ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर जैसे गिरगिट, सबसे अच्छा लिजार्ड का एग्जांपल लीजिए, हमारे घर के अंदर जो पाया जाता है, उसको अगर आप देखो, उसका पूंछ आप काट दो तो उसका पूंछ नया आ जाता है कि नहीं आ जाता है? गिरगिट का पूंछ अगर आप काट दो तो नया पूंछ आ जाता है ना। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ रीजनरेशन। बट यहां एक बात याद करने की है कि गिरगिट का पूंछ कटा तो नया पूंछ तो आ गया, लेकिन उस पूंछ से नया गिरगिट तो नहीं आया। गिरगिट का पूंछ काट दिए तो वो जो उसका जो पूंछ आया, उस पूंछ से नया गिरगिट आया क्या? नहीं आया। हाँ, पूंछ नया आ गया, तो ये कहलाता है लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन। लेकिन जो स्पॉन्जेज होते हैं उनमें हायर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। यानी अगर उसके बॉडी के 10 टुकड़े आपने कर दिया, किसी वजह से हो गया, किसी फिजिकल की वजह से, मान लो कहीं पर एक स्पॉन्ज था, एक पत्थर का टुकड़ा गिर गया, पत्थर के टुकड़े गिरने की वजह से स्पॉन्ज के 25 टुकड़े हो गए, तो वो 25 टुकड़ा नया स्पॉन्ज बन जाएगा। अब आप कहोगे ये तो सर फ्रेगमेंटेशन ही है। फ्रेगमेंटेशन में भी तो आप यही बात बताए अभी जस्ट कि बॉडी के टुकड़े होंगे, हर एक टुकड़े नए स्पीसीज के रूप में डेवलप होगा। तो अंतर है। रीजनरेशन में क्या होता है, अगर किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से टूटेगा, खुद ब खुद नहीं टूटेगा, खुद ब खुद नहीं टूटेगा। अगर किसी वजह से वो टूट गया तो टूटने के बाद वो डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। लेकिन अगर मैच्योर होने के बाद टूटेगा ही टूटेगा, मैच्योर होने के बाद उसके फ्रेगमेंट बनेंगे ही बनेंगे, तब वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कैपेबिलिटी किसके अंदर मौजूद होती है? स्पॉन्जेज के अंदर। तो स्पॉन्जेज फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, रीजनरेशन से भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। और अगर आगे आप बात करो तो इनमें बडिंग भी होता है। इनमें क्या होता है? बडिंग भी होता है। बडिंग कैसे होता है? तो बडिंग में क्या होता है, जो स्पॉन्ज है, जो ओल्ड स्पॉन्ज है, उसके बॉडी के किसी पार्ट से एक छोटा सा बड निकलता है, जस्ट लाइक हाइड्रा। याद कीजिए, मैंने हाइड्रा में रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था क्लास 8 में। तो वहां पर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो हाइड्रा होता है उनके बॉडी से एक छोटा सा बर्ड निकलता है, वो बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ हाइड्रा का, या एक जैसे मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ से मान लो कि ये ऐसे सॉलिड सपोर्ट में यहाँ से एक ऐसे बर्ड निकला, ये बर्ड निकला, ये बर्ड क्या होगा, समय के साथ इसको हाइड्रा ऐसा होता था, ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा होने के बाद यहाँ से डिटैच कर जाएगा, यहाँ से अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में इवॉल्व हो जाएगा, नए हाइड्रा ग्रुप में अपनी जिंदगी बिता लेगा। दिस इज कॉल्ड बॉडिंग। तो स्पॉन्जेस के अंदर बॉडिंग भी हो सकती है, यानी स्पॉन्ज के किसी साइड से एक टुकड़ा बड़ा निकला, वो टुकड़ा ग्रो किया, थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद वो उससे डिटैच हो गया और डिटैच होकर एक नए स्पॉन्ज के रूप में जिंदगी बिता लिया। तो दिस इज कॉल्ड बॉडिंग। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे स्पॉन्ज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज रीजनरेशन एंड थर्ड इज बॉडिंग। दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल उठता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? स्पॉन्जेज मैंने भी तुरंत कहा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, जो ही आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा सर मेल फीमेल दुगो पेरेंट्स हो जाएगा। तो जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, यानी जो स्पॉन्जेज होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट? एक नया वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। हर्माफ्रोडाइट हम उस स्पीसीज को कहेंगे, उस इंडिविजुअल को कहेंगे जिसके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है एक ही स्पीसीज के अंदर। जैसे एक बात बताओ, ह्यूमन के अंदर मेल अलग है, फीमेल अलग है। जिसके बॉडी के अंदर में जो फीमेल है वो फीमेल है, जो मेल है वो मेल है। मेल के अंदर में फीमेल नहीं है, फीमेल के अंदर में मेल नहीं है। समझ रहे हो ना बात? यानी कि सेपरेट है, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स। बट अगर ऐसा हो
कि मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी इंडिविजुअल के अंदर और फीमेल भी उसी के अंदर, दिस इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, दिस इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। तो जो स्पॉन्जेज होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब जो मेल सेक्स गैमिट है, यानी जो स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं इसे, तो जो स्पर्म है और जो फीमेल सेक्स गैमिट है जिसे हम ओवम कहते हैं, तो स्पर्म और ओवम एक ही स्पॉन्ज के अंदर बनेंगे। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे हम लोगों में क्या होता है, मेल के अंदर में स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर में ओवम बनता है, फिर वो सारी बातें हैं। लेकिन जो स्पॉन्जेज है वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब उस एक ही स्पॉन्ज के अंदर उसका स्पर्म भी बनेगा, उसका ओवम भी बनेगा, दिस इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो स्पॉन्जेज आर हर्माफ्रोडाइट। तो जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है वो एक ही स्पॉन्ज के अंदर बन के तैयार होगा, फिर वो दोनों गैमिट फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हर्माफ्रोडाइट समझ में आया। तो स्पॉन्जेज आर हर्माफ्रोडाइट एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। चलो गैमिट्स बन गए एक ही के अंदर। अब देखो, अब बन गए तो फिर उनके बीच में फ्यूजन होगा एंड द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का एक दूसरे में फ्यूज कर जाना, एक दूसरे में मिल जाना, यही तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो स्पॉन्जेज जो है उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए यहां मैंने लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन? देखिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन पहले ये समझ लीजिए। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट, फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स गैमिट विथ फीमेल सेक्स गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये फ्यूजन, ये मेल और फीमेल सेक्स गैमिट का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत से ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेढक होता है। तो मेढक में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोगों में क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग क्लास 8 में, तो वहां आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वुमेन बॉडी के अंदर फ्लोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट में होता है। तो यानी कि जो ह्यूमन है उनके अंदर में कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्पॉन्जेस के अंदर में तो मेल फीमेल का डिफरेंस ही नहीं है, एक ही स्पीसीज के अंदर मेल भी है फीमेल भी है। तो लेकिन ये बात है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पॉन्ज के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, पानी में नहीं होता है, अंदर होता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक बात सोचो, लेट सपोज मैं एक स्पंज हूं, तो मेरे अंदर में मेल फीमेल दोनों एक साथ मौजूद है, तो मेरे बॉडी के अंदर स्पर्म भी बनेगा, मेरे ही बॉडी के अंदर ओवम भी बनेगा। तो अगर मेरे बॉडी के अंदर स्पर्म भी मौजूद है और ओवम भी मौजूद है तो अंदर में ही फ्यूजन हो जाएगा। बाहर से तो स्पर्म लाने की जरूरत नहीं है, या बाहर से ओवम लाने की जरूरत नहीं है, या स्पर्म को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि स्पॉन्ज के अंदर मेल फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, दोनों गैमिट्स मौजूद होते हैं, मेल सेक्स गैमिट फीमेल सेक्स गैमिट दोनों मौजूद होते हैं। फ्यूज होकर अंदर में ही फर्टिलाइजेशन होकर नया स्पॉन्ज, नया एम्ब्रियो बना के नया स्पॉन्ज बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस स्पॉन्ज का इसके पास वाटर कनाल सिस्टम है, पानी का पूरा फ्लो हो रहा है। तो कई बार होता क्या है, इस स्पॉन्ज का स्पर्म निकल के इस पानी के साथ किसी दूसरे स्पॉन्ज के अंदर चला गया और उसके ओवम को जाके फर्टिलाइज कर दिया। ये भी कई बार होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है, लेकिन वो भी फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली हुआ। मान लो ये बगल एक स्पंज, इस स्पंज से स्पर्म निकल के इस स्पंज में जाके इसके अंदर में फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही हुआ ना। तो फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, लेकिन जनरली होता क्या है, अंदर में ही अपने में ही कर लेता है, लेकिन वो भी हो सकता है। आई होप आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आपने समझा होगा, बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगली बात लिखी गई है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? अब देखो, जैसे फर्टिलाइजेशन दो तरह का है उसी तरह डेवलपमेंट भी दो तरह का है। डेवलपमेंट क्या होता है वो समझो। एक बात बताओ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, मेल फीमेल गैमेट मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट ग्रो करेगा किसके रूप में, एक नए इंडिविजुअल के रूप में, एक नया स्पीसीज इस दुनिया में आएगा उसी जाइगोट से। तो कई बार क्या होता है, जाइगोट डायरेक्ट डेवलप करता है किसमें, जाइगोट डायरेक्ट डेवलप करता है नए इंडिविजुअल में। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट, बीच में कोई लार्वा नहीं आता है। एक बात बताओ, ह्यूमन बेबी जो दुनिया में आता है, ह्यूमन बेबी देखने में, ह्यूमन बेबी का जो न्यू बॉर्न बेबी है वो देखने में किसके जैसा होता है, ह्यूमन के ही जैसा होता है।
ऐसा तो नहीं है कि वो मछली जैसा दिख रहा था और कुछ दिन के बाद वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट ह्यूमन जैसा ही दिखता है, मतलब बीच में कोई लार्वा उर्वा नहीं है। लेकिन जैसे आप देखो मेढक, मेढक में क्या होता है, मेढक के जो बच्चे होते हैं पहले मछली जैसे दिखते रहते हैं, फिर उनमें लगातार ग्रोथ होता है, फिर वो टेडपॉल बनता है, ऐसे ऐसे करके वो फिर वो मेढक बनता है। यानी कि उनके बॉडी के अंदर, बॉडी में, यानी कि उनके जन्म होने के बाद वो अपने यंग जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें पहले लार्वा होता है, वो लार्वा फिर ग्रो करके यंग वन में कन्वर्ट होता है। तो अगर लार्वा आप जानते होंगे, अगर लार्वा बीच में आ गया तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और अगर लार्वा बीच में नहीं आया दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये आप याद रखो, जहां भी मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप समझ जाओगे कि लार्वा इन्वॉल्व है, बीच में लार्वा आ गया। लार्वा जानते हो लार्वा होता है क्या, कि मतलब जो नया स्पीशीज दुनिया में आया वो अपने एडल्ट के जैसा नहीं दिख रहा है, वो कुछ दिनों के बाद अपने एडल्ट के जैसा दिखेगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगी तब, यानी कंप्लीट ग्रोथ उसका अभी हुआ नहीं, ग्रोथ दुनिया में आने के बाद भी उसमें ग्रोथ चालू है, डेवलपमेंट चालू है, ग्रोथ तो सब में होता है, डेवलपमेंट चालू है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोग मां के गर्भ के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, दुनिया में आने के बाद हमें सिर्फ ग्रोथ होता है। अरे पैदा ऐसा थोड़े है कि हम दुनिया में आने के बाद हमारा नाक दुनिया में आकर के बनेगा, नाक मां के बॉडी के अंदर ही बन गया, दुनिया में आने के बाद वो नाक बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। ग्रोथ होता है दुनिया में आकर के, डेवलपमेंट दुनिया में आके नहीं होता है। तो हम लोगों में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, स्पॉन्जेस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी उनमें लार्वा होता है। और एक बड़ा ही यूनिक बात है, मैंने अभी तुरंत बताया कुछ देर पहले आपको कि स्पॉन्जेज आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव, वो जहां रहते हैं वहीं जिंदगी बिता देते हैं, बट देयर लार्वा कैन स्विम, उनके लार्वा में स्विम करने की एबिलिटी होती है। तो स्पॉन्जेज सेसाइल है लेकिन उसका लार्वा मूविंग है, लार्वा कैन स्विम, और ये बड़ा काम करता है। कैसे काम करता है, अब मान लो स्पॉन्ज यहाँ है, उसमें लार्वा बनेगा, तो वो लार्वा स्विम करके दूसरी जगह जाके नया स्पॉन्ज बनेगा, तो दूर दूर में स्पॉन्ज फैलेगा ना। सभी स्पीसीज चाहते हैं कि मेरी जनसंख्या दूर दूर में फैले, तो लार्वा जो है इसको फैलाने का काम करता है, दूर दूर ले जाता है। तो लार्वा कैन स्विम, ये भी याद रखोगे, समझ गए। तो स्पॉन्जेज कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, समझ में आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल एक ही के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड लार्वा कैन स्विम, लार्वा स्विम कर सकता है। तो आप, आई होप आपको रिप्रोडक्शन पूरा समझ में आ गया। अब अगर आप देखो तो फिर स्पॉन्जेज को फर्दर 3 क्लासेज में बांटा जाता है आगे जाके, कैलकेरिया, हेक्सएक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजे, दीज आर द 3। और ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है, तीनों क्लासेज जो है वो किसके बेसिस पर है, एक्सोस्केलेटन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, एक्सोस्केलेटन के बेसिस पर। अगर कैलकेरिया की बात करें तो कैलकेरिया का जो एस्पिक्यूल्स होता है, इनमें एस्पिक्यूल्स होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जो हेक्सएक्टिनेलिडा है उसके जो एस्पिक्यूल्स होते हैं, इनमें भी एस्पिक्यूल्स होता है, वो सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और जो डेमोस्पोंजियाई है उनमें स्पॉन्जिन फाइबर होता है। अभी मैंने बताया था ना कि एक्सोस्केलेटन या तो एस्पिक्यूल्स का हो सकता है या स्पॉन्जिन फाइबर का। तो ये जो डेमोस्पोंजियाई है उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर का होता है। कुछ डेमोस्पोंजियाई के पास सिलिका वाला एस्पिक्यूल्स भी होता है, लेकिन इनमें स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है, इनमें स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है। इन दोनों में स्पॉन्जिन फाइबर नहीं होता, इन दोनों में एस्पिक्यूल्स होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एस्पिक्यूल्स, नाम से पता चलिए कैलकेरिया, देखते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरिया और हेक्सएक्टिनेलिडा, इसमें एस्पिक्यूल्स होगा किसका, सिलिका का, और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होगा। और सिलिका भी हो सकता है, डेमोस्पोंजिया में आपको सिलिका भी दिखेगा। और बाकी चीज अगर आप देखना चाहो तो नोट में लिखा हुआ है, कैलकेरिया जो होते हैं वो ऐसे स्पॉन्ज होते हैं जो कम गहराई में पाए जाते हैं समुद्र में। ये दोनों पूरे के पूरे समुद्र में पाए जाते हैं। जो कैलकेरिया और हेक्सएक्टिनेलिडा है ये पूरे के पूरे समुद्र में ही पाए जाएंगे। हाँ, जो डेमोस्पोंजियाई है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है। मैंने बताया ना कुछ स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो स्पॉन्ज आपको दिख गया, समझ जाइएगा कि वो किसके मेंबर है, डेमोस्पोंजियाई के मेंबर है। अरे आया समझ में, डेमोस्पोंजियाई के मेंबर है। ये दोनों पूरे के पूरे समुद्र में पाए जाते हैं, कैलकेरिया और हेक्सएक्टिनेलिडा। कैलकेरिया जो होते हैं वो छोटे साइज के स्पंज होते हैं, स्मॉल साइज स्पॉन्ज होते हैं। इनका 10 सेंटीमीटर से अधिक हाइट होता नहीं है। और दूसरी बात, ये जो है वैस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। वैस लाइक स्ट्रक्चर करने का मतलब जो फूल रखने वाला नहीं गुलदस्ता होता है, जो शीशा उषा का होता है, जिसमें हम काट छाट करके फूल रखते हैं सजा करके डाइनिंग टेबल पर या स्टडी टेबल पर, तो उसके जैसा शेप होता है वैस लाइक। देखते हो यहाँ, ये एक वैस लाइक शेप है, साइकॉन है, ये एक वैस लाइक शेप है। तो ऐसा टाइप का शेप होता है किसका, कैलकेरिया का।
और छोटे साइज के होते हैं। तो देखिए नोट में सारी बातें लिखी हुई हैं। कैलकेरिया में स्मॉल साइज, छोटे साइज के। स्पिक्यूल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ गया, स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। वैस लाइक शेप होगा। एक्सट्रीमली मेराइन, यानी इसके जितने भी मेंबर्स है सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। कैलकेरिया सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र में कम गहराई पर। 100 मीटर से अधिक गहराई में जाओगे तो आपको कैलकेरिया नहीं दिखेगा। कैलकेरिया कम गहराई में पाया जाता है, यानी 100 मीटर के डेप्थ तक ही, ऊपर से लेकर के, यानी शैलो सीज में पाया जाता है, जहां कम गहराई है समुद्र का वहां पे पाया जाता है कैलकेरिया। आगे अगर हम बात, इसका एग्जाम्पल दो है, या तो साइकॉन है, एक लिकोसोलेनिया है। ये सब याद रखोगे, एग्जाम्पल याद रखना है। तो कैलकेरिया के दो एग्जाम्पल, साइकॉन एंड लिकोसोलेनिया। नेक्स्ट है हेक्सएक्टिनलिडा। हेक्सएक्टिनलिडा को हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। हेक्सएक्टिनलिडा को हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिक्यूल्स है वो सिलिका का बना हुआ है, और ग्लास भी सिलिका का ही बनता है। ग्लास भी सिलिका का बनता है और इसका एक्सोस्केलेटन भी सिलिका का बना हुआ है, इसलिए इसे हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। तो हेक्सएक्टिनलिडा को हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लार्ज साइज के होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, 30-30 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। तो ये बड़े साइज के स्पर्म होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं। इनका जो स्पिक्यूल्स होता है वो सिलिका का बना होता है। इसका अगर शेप देखोगे तो ये भी या तो वैस लाइक होगा या कप शेप होगा। कप जानते हो ना, चाय का प्याला, या तो ये कप शेप होगा या वैस लाइक होगा। इसका शेप ऐसा होता है। एक्सट्रीमली मेराइन, ये भी सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं। इसको अगर आप, ये दिखेगा आपको 200 मीटर से लेके 1000 मीटर की गहराई में, यानी कम गहरे सीज में ये नहीं पाया जाएगा और ज्यादा गहरे में ये नहीं पाया जाएगा। यानी समुद्र की गहराई में जाके अगर आपको क्या दिखता है, स्पॉन्ज दिखता है, तो वह स्पॉन्ज क्या होगा, हेक्सएक्टिनलिडा होगा। और आगे हम बात करें डेमोस्पोंजियाई की, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, स्पॉन्जिन फाइबर का। और स्पिक्यूल्स भी हो सकती हैं, और वह स्पिक्यूल्स किसकी होगी, अगर स्पिक्यूल्स होगी तो किसकी होगी, सिलिका की। हाँ, तो अब आपको सर इनमें भी ये सिलिका है, इनमें भी सिलिका है, तो पता कैसे चलेगा। तो देखो जो हेक्सएक्टिनलिडा है उनमें जो स्पिक्यूल्स होंगे उनके हर एक कांटे में 6 कांटे होंगे, यानी एक कांटे में से 6 गो कांटा निकला होगा, इसीलिए इसमें हेक्स लगा। हेक्स मतलब 6 होता है, आप याद रख सकते हो, छोटी सी बात है, याद रखना चाहते हो रख लो। लेकिन इनमें कभी भी 6 नहीं होगा, या तो 4 होगा या 8 होगा, समझ रहे हो ना। 6 जब भी दिखे तो हेक्सएक्टिनलिडा होगा, आया समझ में। तो ये भी एक याद रखने की, इनमें से अगर स्पॉन्जिन फाइबर है तब तो कंप्लीट है कि डेमोस्पोंजियाई होगा। तो स्पॉन्जिन फाइबर होगा, डेमोस्पोंजियाई। ये कलरफुल होता है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज अगर आपको कलरफुल दिख रहा है, स्पॉन्ज कलरफुल भी होता है, अगर अलग अलग कलर का स्पॉन्ज दिख रहा है, कलरफुल स्पॉन्ज है तो वो डेमोस्पोंजियाई का मेंबर होगा। ये दोनों कलरलेस होते हैं, यानी व्हाइट होते हैं। लेकिन अगर कलरफुल है, रेड है, येलो है, पिंक है, तो वो डेमोस्पोंजियाई होंगे। तो कलरफुल होते हैं, मोस्टली बनाए हैं। ज्यादातर इसके भी मेंबर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। हाँ, कुछ इसके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देखिए इसका भी एग्जाम्पल लिखा है, स्पॉन्जिला, सिलियोना, हेलिकॉन्ड्रिया, दिस आर द एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर। ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, जो आपको 9th क्लास के हिसाब से याद रहना ही चाहिए। 2 मिनट, 2-4 बातें, 5 बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको पक्का याद होना चाहिए। इतना देखने के बाद सारे याद रह जाए तो मेडिकल कर लेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहले पोडीफेरा, नाम कहाँ से आया, इनके बॉडी के ऊपर पोर्स हैं इसलिए इसे पोडीफेरा कहते हैं। इसके मेंबर को हम स्पॉन्जेस कहते हैं। इसके मेंबर को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। इनका इवोल्यूशन प्रोटोजोअन्स से हुआ, आज से लगभग 700 मिलियन ईयर पहले। ठीक, ये एक्सट्रीमली एक्वेटिक हैं। इसके सारे मेंबर पानी में पाए जाते हैं, कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेंबर समुद्री पानी में पाए जाते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके बॉडी के अंदर टिश्यू होगा, ना ऑर्गन होगा, ना ऑर्गन सिस्टम होगा। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इक्टोडर्म इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा। एम्ब्रियो के अंदर 2 ही जर्म लेयर्स होगा। मोस्टली एसिमेट्रिक है, यानी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एक्सिस नहीं मिलेगा जिससे आपको इसको 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हो। हाँ, इसके कुछ मेंबर में रेडियल सिमेट्री जरूर है। ठीक, वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम इसके बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए फूड भी लेके आता है, गैसेज भी लेके आता है, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में जो इसके बॉडी के ऊपर पोर्स हैं, जो कि ऑस्टिया कहलाता है, उसके थ्रू वाटर इसके बॉडी के अंदर इंटर करता है और इसके सेंट्रल बॉडी कैविटी में जाता है, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, और फिर वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। ये याद रखने की है। इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, यानी फूड जो लेके आएगा वाटर जो फूड लेके आया उसे ट्रैप करने का काम करेगा कौन, कॉलर सेल्स। कौन करेगा, कॉलर सेल्स। मैंने बताया कैनोडर्म, तो उसके जो कॉलर सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके उसके पास फ्लेजिला होता है, तो उसे वो फूड ट्रैप करता है और उसे सेल के अंदर ले जाता है, और सेल के अंदर इसका डाइजेशन होता है, इसलिए हम इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, और वो एक्सोस्केलेटन या तो स्पिक्यूल्स का बना होगा या स्पॉन्जिन फाइबर का। स्पिक्यूल्स या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या नहीं तो
या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या नहीं तो सिलिका का। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास 3 मेथड है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। ये सेक्सुअल जब होगा तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल फीमेल एक ही स्पॉन्ज के अंदर होता है, दोनों गैमिट बनता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों मिलता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है यानी इनके पास लार्वा होती है और इनका जो लार्वा होता है उनमें स्विम करने की एबिलिटी होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनके 3 क्लासेज हैं, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिडा एंड डेमोस्पोंजिया। सारी बातें समझ में आ गई, तो इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। जरूर बताइएगा कि आपको सारी बातें समझ में आई। इसी तरह से डिटेल्स में हम लोग फाइलम पढ़े या थोड़ा सा शॉर्ट करें, हम चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, इतना पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इतना ही चाहिए, इसी कंटेंट के साथ चाहिए, या आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे फाइलम सिलिंट्राटा के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।